हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के बारे में जानेंगे कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ कैसे कॉज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मेन डेफिनेशन देखते हैं या इंट्रो देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। डेथ पीरियड टू कंप्लीट extraction and expulsion of product of conception from the mother, irrespective of the period of gestation, viability, and not and induce the termination of pregnancy. That means कि जैसे कि हम प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो वो टर्मिनेशन नहीं कराती है, अपना अबॉर्ट नहीं करवाती है बेबी, लेकिन वो इंट्रायूट्राइन फिटल में मतलब यूट्रस में ही फिटल का क्या होता है कि किसी भी इर्रिस्पेक्टिव तरीके से उसका डेथ हो जाता है या वो एक्सपल आउट हो जाता है सर्विक्स के डायलेशन होने की वजह से और वो डेथ फिटस बाहर आता है, तो इसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ। ये क्या होता है कि हमारे जो डेथ क्या होता है कि बिफोर द कंप्लीट ऑफ गेस्टेशनल एज, जो गेस्टेशनल पीरियड्स होते हैं वो 37 या 40 वीक्स, उससे पहले क्या होता है कि फीटस क्या होता है हमारे यूट्रस में ही डेथ कर जाता है, जिसे हम इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। इसके मेनली 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है ईयरली, जो 20 to 27 वीक्स जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग 20 to 27 वीक्स में क्या होता है इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ हो जाता है। और नेक्स्ट है लेट, आफ्टर द 27 वीक्स में अगर फिटल का डेथ होता है तो ये लेट इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ कहलाता है। फिर है सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या होता है मैसेरेटेड स्टील बोर्न। दैट मीन्स कि दैट हैज़ हैपन मच बिफोर द डिलीवरी प्रोसेस, मतलब जब उसका डिलीवरी प्रोसेस नहीं है, मतलब जब उसका डिलीवरी पेन जो स्टेज ऑफ लेबर पेन होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले बिफोर द वीक्स सम वीक्स क्या होता है कि फिटल डेथ हो जाता है, तो इसे हम मैसेरेटेड स्टील बोर्न इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ कहते हैं। फिर है फ्रेश स्टील बोर्न, जब हमारा टाइम ऑफ अ डेथ एंड बर्थ इज़ वेरी क्लोज, जब टाइम ऑफ डेथ और बर्थ बहुत ही क्लोज रहता है उसी टाइम क्या होता है कि फिटल डेथ हो जाता है। ये जब लेट लेबर पेन या लॉन्ग लेबर प्रोलॉन्ग लेबर पेन की वजह से भी ये चीज़ कॉज होती है, जिससे फ्रेश स्टील बोर्न होते हैं। तो इसी ये क्लासिफिकेशन है इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ के। नेक्स्ट है कॉजेस, तो किस किस वजह से क्या होता है इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ होता है। तो फर्स्ट है हम फिटल में देखते हैं कि फिटल में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से फिटल डेथ होता है। तो सबसे फर्स्ट है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ या जीन म्यूटेशन जिसकी वजह से फिटल डिमाइज हो जाता है। फिर है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रोमोसोमल का मतलब एबनॉर्मल होना, इसकी वजह से भी क्या होता है कि फिटल डिमाइज होता है। फिर है ग्रोथ रिटार्डेशन, जो फिटल को प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं मिलेगा मदर से, तो इससे भी उनकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है और वो फिटल डेथ कर जाता है। देन है इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदर के थ्रू फिटस में इंटर करते हैं और जिनकी वजह से इंट्रायूट्राइन फिटल डिमाइज कॉज होता है। देन है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में इनप्रॉपर प्लेसेंटेशन, इम्प्रॉपर प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा होगा उसका जो इंडोमेट्रियम में जो वो इम्बेडेड होता है तो वो रॉन्ग प्लेस में वो इम्बेडेड हो जाएगा, या लोअर सीगमेंट में इम्बेडेड होगा, लोअर सीगमेंट में या पूरा सर्विक्स को कवर कर लेगा, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया होता है या एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, तो इसे इम्प्रॉपर प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसकी वजह से भी इंट्रायूट्राइन फिटल डिमाइज कॉज होता है। देन है प्लेसेंटल डिसफंक्शन, जब प्लेसेंटा का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट फीटस तक नहीं पहुंचाएगा, तो इसकी वजह से भी फिटल डेथ होता है। फिर है प्लेसेंटल एब्रप्शन, जैसे बताया मैंने कि जो प्लेसेंटा है वो अपने जो इंडोमेट्रियम लेयर में इम्बेडेड होता है, लेकिन प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होता है कि वो इम्बेडेड वो उससे अलग होने लगता है, जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उससे वो अलग होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो मिलेंगे नहीं अगर वो उससे अलग हो
गया तो, और इस वजह से इंट्रायूट्राइन फेटल डेमाइस कॉज होता है। फिर है एंटीपार्टम हैमरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर द 27 वीक्स। क्या होता है कि एंटीपार्टम हैमरेज, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स से ब्लड आने लगता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन फेटल डेमाइस कॉज होता है। जो एंटीपार्टम हैमरेज है ये समटाइम्स प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से या एब्रप्शन प्लेसेंटा की वजह से कॉज होता है। फिर है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूज़न सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ट्विन्स होते हैं वो एक ही प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। जब वो एक ही प्लेसेंटा से अटैच होंगे तो उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और जो भी फ्लूइड की नीड है वो सारे प्लेसेंटा दोनों ट्विन्स में ट्रांसफ़र होंगी। लेकिन इससे क्या होता है कि समटाइम्स प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, और तो इस वजह से भी क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होता है। फिर है प्लेसेंटल इनसिफिशियंसी, मतलब प्लेसेंटा को भी उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है कि वो फिटस तक प्रोवाइड करे या उनका ब्लड प्रोवाइड करे, इस वजह से भी प्लेसेंटल डिमाइस कॉज होता है, फिटस डिमाइस कॉज होता है। अब मैटरनल में क्या होता है, मैटरनल फैक्टर मतलब मदर की वजह से किस वजह से इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होता है। तो हाइपर पैरेक्सिया, मतलब अगर मदर को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है इस वजह से भी फेटल अफेक्ट होते हैं और फेटल डिमाइस कॉज होता है। फिर है थ्रम्बोफिलियासिस। थ्रम्बोफिलियास में क्या होता है कि जो इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लीड होती हैं और जिससे कि ब्लड क्लॉट होने लगता है प्लेसेंटा में, और इससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा फीटस में और इस वजह से इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होगा। देन है मैटरनल इलनेस। अगर मदर को ही किसी तरीके की इलनेस है, डायबिटीज़ मेलाइटस है या कोई इन्फेक्शन कॉज कर लिया है मदर को, जैसे मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया या ट्रोपोप्लाज्मा हो गया, ये सारे अगर चीज़ें हैं, इलनेस है मदर को, तो इस वजह से भी इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होता है। फिर है एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम। एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम भी सेम है थ्रम्बोफिलिया के जैसे। इसमें क्या होता है कि जो यूट्राइन वाल होते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग होगी तो इसकी वजह से फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन या ब्लड बॉडी तक, फिटस तक नहीं पहुँच पाएगा और इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होगा। देन है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। जब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में मदर होती है, ये मेनली प्राइमरी ग्रेविडा में होता है कि जब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में जब मदर होती हैं तो उनका 18 आवर से भी ज़्यादा वो स्टेजेस को कंप्लीट करने में लगते हैं और इस वजह से भी क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होता है। नाउ सी दी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है कि इम्पेयर ट्रोपोप्लास्ट इन्वेजन। इम्पेयर ट्रोपोप्लास्ट इन्वेजन दैट मीन्स कि जो प्लेसेंटा है और जो इंडोमेट्रियम लेयर है, जो इंडोमेट्रियम लेयर से प्लेसेंटा का प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता है और वो धीरे धीरे एब्रेप्सियो प्लेसेंटल में कॉज होने लगता है। तो इस वजह से भी उसके बाद अगर वो प्रॉपर अटैच नहीं होगा तो क्या होगा कि जो प्लेसेंटा में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा कि इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया कॉज होगा। इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया कॉज होगा। देन क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। फिर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर प्रॉपर फीटस में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगा और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फीटल स्ट्रेस कॉज होगा। अगर फीटल स्ट्रेस क्या होगा तो इंडोथेलियल डिस्ट्रक्शन होगा। इंडोथेलियल डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स कि जो इंडोथेलियल सेल्स हैं वो उनका भी प्रॉपर फंक्शन बंद हो जाएगा, प्लेसेंटा का भी फंक्शन बंद हो जाएगा। तो इस वजह से फीटस में क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है, वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो इंडोथेलियल सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से ब्लड क्या होगी कि क्लॉट होने लगेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर लीड होगा और क्लॉटिंग फैक्टर लीड होगा तो क्या होगा कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा या इंट्रायूट्राइन क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, एंटीपार्टम हैमरेज शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी बॉर्न होगा वो स्टील बॉर्न होगा, मतलब वो डेथ ऑफ द फीटस हो जाएगा। फीटस इंट्रायूट्राइन फेटल डिमाइस कॉज होगा। इस तरीके का पैथोफिजियोलॉजी हम बना सकते हैं।
नाउ सी दी साइन एंड सिम्टम्स। अब इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस तो हो गया, तो अब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स लीड होंगे। तो क्या होगा, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने बताया कि इसमें एंटीपार्टम हैमरेज कॉज होगा। फिर है पेन एंड क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल एरिया में पेन एंड क्रैम्पिंग फील होगी। देन है फीटल किकिंग एंड मूवमेंट सडनली स्टॉप। फीटल जो किकिंग करता है या उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, वो मदर को वो फील नहीं होगी। फिर है फीटल हार्ट बीट्स इनडिटेक्टेबल विथ डॉपलर और स्टेथोस्कोप। जब डॉपलर और स्टेथोस्कोप से जब फीटल साउंड आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इनडिटेक्टेबल रहेगा या पुअर साउंड आएगा। फिर है फीटल हार्ट बीट मूवमेंट इनडिटेक्टेबल विथ अल्ट्रासाउंड। जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो हम फीटल हार्ट बीट या मूवमेंट देखते हैं फीटल का, तो वो सारे चीज़ स्टॉप रहेंगे, वो सारे मूवमेंट बंद रहेंगे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस हो चुका है। अब हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कॉज हो चुका है। तो हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में हम मदर से पूछेंगे कि वो रिकरेंट अबॉर्शन करवाई है या कहीं से कोई कंजेनाइटल एनामलीज तो नहीं है मदर, या एबनॉर्मल कैरियोटाइप नहीं है, या हेरिडिटरी कंडीशन कोई नहीं है, या फीटस का पहले अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसका डेवलपमेंट कैसा था, या प्रीटर्म बेबी तो नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें हम उनके हिस्ट्री में पूछेंगे। फिर है मैटरनल में क्या करेंगे कि उसका मैटरनल पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब मैटरनल के बारे में हम पूछेंगे कि उसको किसी तरीके का इलनेस नहीं है, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोफिलियासिस, ऑटो इम्यून डिसीज़ या सीवियर एनीमिया, एपिलेप्सी। ये सारे डिसीज़ हम पूछेंगे कि मैटरनल को किसी तरीके का डिसीज़ है या नहीं है। फिर है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दैट मीन्स कि हम फीटल का मूवमेंट चेक करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी से। देन हम उसका साउंड चेक करेंगे, डॉपलर से उनका हार्ट बीट साउंड चेक करेंगे फीटल का। ये सारी चीज़ें अगर स्टॉप है तो हम ये डायग्नोज कर सकते थे कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कॉज हो चुका है। देन हम स्पेल्डिंग साइन देखेंगे। स्पेल्डिंग साइन दैट मीन्स क्या होता है कि जो हमारे क्रेनियल बोन्स होते हैं वो इरेगुलर ओवरलैपिंग हो जाते हैं जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कॉज होता है, जिसे हम स्पेल्डिंग साइन बोलते हैं। फिर है हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन रहेगा वो हाइपर फ्लेक्से हो जाएगा और इस वजह से भी क्या होता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस हमें शो होगा कि ये कॉज हो चुका है। फिर है क्राउडिंग ऑफ द रिब्स शैडो। क्राउडिंग ऑफ द रिब्स शैडो दैट मीन्स कि जो रिब्स रहेंगे उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल या गैस टाइप का शैडो प्रेजेंट रहेगा। फिर है अपीयरेंस ऑफ अ गैस शैडो इन अ रॉबर्ट साइन। जो हमारे हार्ट चैम्बर रहेंगे, हार्ट चैम्बर में भी गैस भरा हुआ प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम रॉबर्ट साइन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कॉज हो चुका है। नाउ सी दी मैनेजमेंट, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस को। तो फर्स्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिफ्रैक्टिव केसेस एंड ईयरली डिलीवरी इज इंडिकेटेड, देन है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन 10 to 14 days। दैट मीन्स कि अगर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन मतलब खुद से ही अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, एंटीपार्टम हैमरेज स्टार्ट हो गया है, और समटाइम्स क्या होता है कि जो फीटल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रहता है वो सेल्फ से ही एक्सपल आउट हो जाता है हमारे सर्विक्स वेजाइना से। फिर है नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रेक्टिव केस ऑफ ईयरली डिलीवरी इज इंडेक्टेड बिफोर द 27 वीक्स या बिफोर द 37 वीक्स। जब वो इंडिकेट होता है या फील होता है या इंगेजमेंट प्रेजेंट हो जाता है या सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट हो गया रहता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, और ये क्यों लीड होता है, किसी भी इन्फेक्शन से या जो फाइब्रोजन का लेवल है वो लो हो गया है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि हम ये
अदर साइड में हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टरी केस ऑफ ईयरली डिलीवरी इज़ इंडिकेटेड बिफोर द 27 वीक्स एंड बिफोर द 37 वीक्स। अगर ये इंडिकेटेड है, सर्विक्स कम्प्लीटली डायलेटेड है या फिर इंगेजमेंट प्रेजेंट है, तो ये किस वजह से होता है, किसी भी इन्फेक्शन से, या फॉलिंग जो फाइब्रोजन का लेबल होता है वो फॉल आउट हो जाता है, या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो मोर देन 10 to 2 वीक्स हो जाता है आफ्टर द कंप्लीट गेस्टेशनल एज। तो इन केस में क्या करते हैं कि हम हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। देन मेडिकल इंडक्शन ऑफ अ लेबर, मेडिकल इंडक्शन ऑफ द लेबर दैट मीन्स कि हम उसे मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे लेबर पेन के लिए। अगर सर्विक्स फेवरेबल है, अगर सर्विक्स फेवरेबल है तो हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करेंगे मदर में। अगर ऑक्सीटोसिन फेल हो गया है तो हम रिपीट ऑक्सीटोसिन देंगे और वेजाइनल सप्लीमेंट देंगे, जैसे कि मेफिप्रेस्टोल हो गया या मीज़ोप्रोस्टोल हो गया, हम वेजाइनल सप्लीमेंट देंगे। आफ्टर दैट डिलीवरी प्रोसेस होगा और इंट्रायूट्राइन फेटल डेमाइस अगर कॉज हो गया है तो स्टिल बॉर्न होगा। फिर है सर्विक्स नॉट फेवरेबल, अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है, सर्विक्स कम्प्लीटली डायलेटेड नहीं है, जो उनका 10 सेंटीमीटर का वो डायलेशन होता है वो डायलेट नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेफिप्रेस्टोल और मीज़ोप्रेस्टोल, मेफिप्रोस्टोल हम ओरल देंगे और मीज़ोप्रोस्टोल हम वेजाइनल के थ्रू देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिस इवन वेजाइनल पर हावरली देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिस जेल इंट्रा सर्वाइकल देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिस फर्स्ट टैबलेट भी देंगे, और वेजाइनल अगर ये चीज़ें, अगर जो मेफिप्रोस्टोल और मीज़ोप्रोस्टोल दिए हैं और इसके बाद भी अगर वेजाइनल कम्प्लीटली डायलेटेड नहीं है, देन हम प्रोस्टाग्लैंडिस रिपीट करेंगे आफ्टर द 6 to 8 हावरली। और अगर ये भी फेल हो गया और फिर से हम सप्लीमेंट देंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करेंगे। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करने के बाद डिलीवरी हो जाएगी और स्टिल बॉर्न होगा। आफ्टर दैट इवॉल्वेट करेंगे हम, जो बेबी बॉर्न हुआ है, स्टिल बॉर्न हुआ है, स्टिल बर्थ हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, क्या प्लेसेंटल एब्रप्शन की वजह से हुआ है, या प्लेसेंटल प्रीविया की वजह से हुआ है, या मदर में किसी तरीके का प्रॉब्लम था इस वजह से हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम इवॉल्वेट करेंगे। देन ब्रेवमेंट मैनेजमेंट करेंगे। मदर को प्रॉपर तरीके से हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन फेटल डेमाइस का।